हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 1 की बात करने वाले हैं, जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ में जो टॉपिक की चर्चा करेंगे आज आसान भाषा में, यह है पदार्थ के अवस्था। अब पदार्थ के बारे में लगभग चीजें पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पदार्थ की जो अवस्था की बात करें तो इसको समझने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या बनता है, जैसे अपन शरीर की बात करेंगे। जो अपन शरीर है, ये भी जो मानव का शरीर है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ के तरह ही अवस्था में विभाजित कर सकते हैं। तो जो मानव शरीर में पदार्थ की तरह हम लोग विभाजित कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, आपके मन में विचार होगा कि कैसे कर सकते हैं सर। तो हम कह सकते हैं बच्चों, जो हड्डी और दांत है, ठीक है, जो बोन्स और टीथ है, ये अपन ठोस अवस्था में कह सकते हैं। और जो ब्लड है शरीर के अंदर, और जो आपका जो जल और द्रव का जो ये संगम है, जो एक कहते हैं ना मिश्रण है, हम उसको द्रव अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड और जल को हमने क्या कहा बच्चों, यानी द्रव अवस्था। हड्डियों और दांत को मैंने क्या कहा, ठोस अवस्था। और जो फेफड़ों में जो हवा का जो आदान प्रदान हो रहा है, उसे हम कह सकते हैं गैसीय अवस्था। तो कुल मिला के बात यह हो गई कि हम अवस्था तो पहचान में आ गया, इससे यह तय हो जाता है कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वह ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं। यह सामान्य भाषा में हुई, यानी कह सकते हैं बच्चों कि सामान्यता। तो अब कभी कभी क्या होता है कि असामान्यता भी बातें आती है। तो असामान्यता में एक बात आपको बता दूं कि असामान्यता में दो तरह के पदार्थ की अवस्थाएं हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, चलिए एक बात और जानकारी के लिए हम लोग बात कर सकते हैं इस पर कि जो 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है, ये किस फॉर्म में हो रही है, ये भी मतलब कह सकते हैं इसको, यानी द्रव अवस्था में। क्लियर है। तो आपने देखा कि मानव शरीर भी हम इसको अवस्थाओं में बांट सकते हैं। हड्डी और दांत को हमने ठोस कहा, ब्लड और जल को मैंने द्रव अवस्था कहा, और फेफड़ों में जो हवा का आदान प्रदान हो रहा है बच्चे, उसको हम लोग गैसीय अवस्था कह सकते हैं। क्लियर है। तो नमस्कार, मेरा नाम सीपी है और आप देखना शुरू कर दिए हैं सीपी मंत्रा पूर्णिया यूट्यूब चैनल। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि पदार्थ की जो अवस्था है सामान्य भाषा में। क्लियर है। तो यहां से हम स्पष्ट तौर पे इसको कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं, अपन टॉपिक बना सकते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, चलिए पदार्थ की अवस्थाएं। बच्चों अगर पदार्थ की अवस्थाएं की बात करें ना, अच्छा राइटिंग देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो थोड़ा सा झेलने की कोशिश करना। ठीक है, चलो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। अब जब पदार्थ की अवस्थाएं की बात कर लिए, तो हम यहां स्पष्ट तौर पे कहें कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, वो कौन कौन सा है, अगर हम सामान्यता की बात कर ले तो पदार्थ कितनी अवस्थाएं बन रही है, 3 अवस्थाएं। चलिए, एक तो बन जाता है बच्चों ठोस अवस्था। कौन बनेगा, यानी ठोस अवस्था। और जो दूसरी बनेगी इसको बोल सकते हैं जी द्रव अवस्था। ठीक है, आप नोट्स अच्छे से बना लेंगे, बहुत काम आने वाला एग्जाम में। तीसरा जो बनेगा बच्चों, इसको बोलते हैं गैस अवस्था या गैसीय अवस्था। जो आपकी इच्छा करे आप वो लिखिए, या तो गैस अवस्था या फिर गैसीय अवस्था। क्लियर है। चलिए, अब क्या है कि ये तो सामान्यता हुआ। अगर मैं यहां से छोटी सी बात करूं तो कह सकते हैं बच्चों, असामान्य स्थितियों में, किसमें, असामान्य स्थितियों में पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 2 अवस्था होती है। क्लियर है, होती है। अब कौन कौन सी होगी अगर बात की जाए तो ये बन जाएगा बच्चों, सबसे पहला अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा। क्या कहेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा। क्लियर। चलिए, और दूसरी अगर बात करें
तो उसको बोलते हैं BEC। क्या बोलेंगे? BEC। तो इसको बोल सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। क्या बोलेंगे? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर हो गया क्या? चलिए, तो आप देखें कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो सामान्यतः कितने होंगे, यानी 3 अवस्थाएं हो जाएगी, और असामान्य तौर पे कितने बन जाएंगे बच्चे? 2 अवस्थाएं इसके बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा अलग अलग हम लोग कर लेते हैं जी इसको एक्सप्लेन, ठीक है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो सबसे पहला आता है बच्चों यहां पर, ये आपका है ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? यानी ठोस अवस्था। इसको आप कह सकते हो सॉलिड स्टेट। क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब यह सॉलिड स्टेट क्या होगा बच्चों? ठोस का क्या मतलब है? ठोस का मतलब है कि वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो कह सकते हैं क्या ठोस वह वस्तु है, ठोस वह वस्तु है जिनके आकार, क्या कह सकते हैं बच्चों? ठोस वह वस्तु है जिनके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों क्या हो? निश्चित हो। ठोस कहलाता है। क्लियर है? जैसे अगर आप इसकी बात करें तो यहां पर बन जाएगा बच्चों, यानी कह सकता हूं पत्थर। क्या बन गया? पत्थर। दूसरा बनेगा बच्चों कागज, फिर बन गया जी शीशा, फिर बन सकता है जी लकड़ी, फिर आपका अगर मन करे तो हम कह सकते हैं श्यामपट। श्यामपट का मतलब हो जाता है बच्चों ब्लैक बोर्ड, ठीक है। जैसे और बात कर लें तो कह दीजिए किताब, ठीक है, और मन करे तो लगा दीजिए ATC। क्लियर है? ये तो बात थी ठोस अवस्था का। अब मन में एक छोटी सी बात आती है कि भाई ठोस अवस्था के गुण क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनके आज गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो ठोस अवस्था के क्या बात कर रहे हैं हम लोग? गुण। गुण को बोलते हैं प्रॉपर्टीज, PROPERTIES। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए, अगर प्रॉपर्टीज की बात अगर की जाए बच्चों तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आएगा वो क्या आता है? देखिए कि ठोस का अभी हम लोग क्या बात किए कि ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित हो जाता है। ये बात कहे ना। चल, तो फटाफट से आ जाते हैं ठोस का। तो कह सकते हैं फिर से वही डेफिनेशन, ठोस का आकार एवं आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों निश्चित का मतलब होता है स्थिर। दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित का मतलब समझ में आ गया ना? निश्चित का मतलब क्या होता है? यानी फिक्स्ड होता है। चलिए, ठीक है। अब सोचिए, अब क्या होता है बच्चों कि अगर दूसरी की बात करूं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण बाघ और बिल्ली, समझिए बेटा, बाघ एवं बिल्ली। सोचो तो, बाघ और अगर बिल्ली की आकृति की बात करें कि आकृति में समानता, बाघ एवं बिल्ली की आकृति में समानता, ठीक है बच्चों। बाघ और बिल्ली की आकृति में क्या होगा? यानी समानता की बात करते हैं, ठीक है। फिर आता है जैसे हाथी और चूहे की आकृति में समानता, हाथी एवं चूहे, ठीक है, हाथी एवं चूहे की आकृति
में समानता। मतलब समझ रहे हो। अब क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें तो हम कह सकते हैं बाघ और बिल्ली, ये इसकी आकृति कभी समान हो पाएगी क्या? बोलो तो नहीं ना। हाथी और चूहे की आकार कभी समान हो पाएगी क्या? बोलो नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि जिसके आकार और आयतन दोनों क्या हो, यानी निश्चित हो, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे हम लोग, कह सकते हैं बच्चों, यानी ठोस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। चूहे का आकार क्या होगा? चूहे का आकार छोटा हो जाएगा। चूहे का आकार क्या होगा? चूहे का आकार छोटा होगा। तो हाथी का आकार क्या बन जाएगा बच्चे? बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। बाघ का आकार बिल्ली के आकार से क्या होता है? बड़ा होता है। बाघ का आकार बिल्ली के आकार से क्या होगा? एकदम बड़ा होता है। ये बात को थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, किंतु क्या होता है कि दोनों के कान में पूंछ और सिर पैर समान होते हैं। दोनों के कान सिर पैर क्या होंगे? समान हो जाएगा, ठीक है। दोनों के कान पैर दोनों क्या बन जाएंगे? समान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर थोड़ी सी बात और भी आती है। अगर थोड़ी सी बात अगर करें बच्चों तो क्या बात बनेगा? चलिए, आपके मन में एक विचार आएगा कि सर रबड़ बैंड को खींचने पर उसकी आकृति तो बदल जाती है। देखिए क्या होता है, रबड़ बैंड को क्या होता है, खींचने पर उसकी आकृति बदल जाती है। ये थोड़ा आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, बदल जाती है, फिर भी यह ठोस पदार्थ है। फिर भी यह क्या है, यानी ठोस पदार्थ है। आपके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आएंगे, ठोस पदार्थ है क्योंकि बल लगने पर है ना, बल लगने पर उसकी आकृति में क्या होता है? उसकी आकृति में अस्थाई परिवर्तन होता है। उसकी आकृति में क्या होता है? अस्थाई परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे ये हटा फिर अपनी आकृति प्राप्त कर लेता है। क्लियर है? चलिए, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे बच्चों। यहां पर दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ठोस पदार्थ के आयतन, यानी क्या होता है ठोस पदार्थ, सीधी सीधी बात कह दीजिए, ठोस पदार्थ असंपीड्य। क्या होता है? ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। अब आपके मन में विचार आएगा क्या कि जो असंपीड्य है उसको क्या बोलेंगे? असंपीड्य का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं नॉन कॉम्प्रेसिबल। क्या बोलेंगे? यानी नॉन कॉम्प्रेसिबल। क्लियर है? चलिए, थोड़ा राइटिंग का दिक्कत चल रहा है, ठीक है। नॉन कॉम्प्रेसिबल। और नॉन कॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या हो गया? जिसे आप दबा ना सको, जिसे दबा ना सके। यानी कह सकते हैं कि पदार्थ पर क्या कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं पदार्थों का आयतन दबाव डालने पर नहीं बचे। वे पदार्थ, यहां मैं कह सकता हूं वे पदार्थ जिन पर दबाव डालने से, वे पदार्थ जिन पे दबाव डालने से उनका आयतन न बदले, क्या कहलाएगा? असंपीड्य पदार्थ कहलाएगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, असंपीड्य पदार्थ कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहेंगे? असंपीड्य। वे पदार्थ जिन पर दबाव डालने से उसका आयतन न बदले, उसको क्या बोलेंगे? असंपीड्य बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे बनता है यहां से लोहा। क्या बनेगा? लोहा। जैसे अगर बात करें तो हम कह सकते हैं इसको पत्थर। ये सब क्या है? असंपीड्य पदार्थ है, ठीक है।
चलिए ये टूट जाएगा, ये सब चीजें टूट जाएगी लेकिन दबेगी नहीं, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, आपके मन में एक विचार आएगा। विचार क्या आएगा कि जो स्पंज है, क्या बात करते हैं, यानी स्पंज, ये भी ठोस है, ठीक है। क्या है ये ठोस है। स्पंज क्या है, ठोस है, किंतु यह क्या है, संपीड़ित हो जाता है, संपीड़ित, ठीक है, हो जाता है, हो जाता है। अब आपके मन में होगा कि संपीड़ित हो कैसे जाता है सर, क्योंकि संपीड़ित हो जाता है, कारण क्या है इसका, इसका कारण होता है कि जो इसके बीच यानी अंदर रिक्त स्थान होता है, कारण इसके बीच रिक्त स्थान होता है, क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसको आप दबाते हो तो आराम से क्या होता है, ये दब जाता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के तरफ चलेंगे, ठीक है। लेकिन यह बात ध्यान दीजिएगा कि संपीड़ित ठोस पदार्थ संपीड़ित नहीं होता है, ठीक है। चलिए तीसरी बातें कर रहा हूं बच्चों। तीसरी बातें होते हैं, ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थ में बहाव, ठीक है, में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। और यही कारण है कि एक दूसरे के क्या होता है बच्चों, ठोस पदार्थ के कण के बीच का आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि इसके कण एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पर एक छोटी सी बात कि ये बताओ, अगर कोई भी वस्तु आपने ले लिया है, कोई वस्तु ले लेते हो, ठीक है, मैंने कह दिया ये वस्तु आपने लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ से एक वस्तु और दे दिया जाए इसको, अब इसको सरकाओ जरा। हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इस पे ऐसे धक्का दिए और इसको हम क्या कर सकते हैं, खिंचाव बल लगा दो इस पर, ठीक है। कौन सा बल लगा दिए, खिंचाव बल। और जब हम खिंचाव बल की बात करते हैं इसको बोलते हैं पुल करना, पुलिंग फोर्स। ये खींचेगा तो यहाँ पर इसका इतना बल अधिक होता है कि ये सरकेगा भी नहीं, ये सरकेगा नहीं। तो थोड़ा इसका याद रखिएगा, ठीक है। क्या करेगा, ये सरकेगा बिल्कुल नहीं। और सरकेगा नहीं क्यों, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच, ठोस पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। जिसके कारण ये एक दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं फिसल सकते, नहीं फिसलते। कारण समझ में आया ना कि ठोस पदार्थ एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं फिसलता है, क्योंकि इसका के बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों कि जो आपका फोर्थ पॉइंट है इसकी बात करते हैं। तो क्या होता है कि ठोस का घनत्व उच्च होता है, ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होता है। याद रहेगा, ठोस पदार्थों का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। अब तुम्हारे मन में यहां पर ख्याल आएगा कि सर थोड़ा सा घनत्व को समझा दिया जाए, है ना बात सही। ये थोड़ी सी लालच आती है कि सर थोड़ा घनत्व को समझा दिया जाए। बिल्कुल समझाते हैं सर। तो घनत्व क्या होता है जरा देखिए, घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी। क्या कहेंगे इसे, डेंसिटी। अब ये जो डेंसिटी है ये होता क्या है बच्चों,
डेंसिटी होता है किसी पदार्थ के इकाई आयतन में द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के इकाई आयतन द्रव्यमान को, ठीक है, या प्रति एकांक आयतन में वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। आप जो मन चाहे वो लिखिए, किसी पदार्थ के इकाई आयतन द्रव्यमान को उसका क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं। थोड़ा याद रखिएगा, घनत्व कहते हैं। अच्छा, यहां से फॉर्मूला बन जाता है, अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर क्या बनेगा, घनत्व बराबर बनेगा बच्चों द्रव्यमान अब बटा कह दीजिए क्या, यानी आयतन। क्लियर है, ये एक छोटा सा फार्मूला यहाँ से आपका बनके तैयार हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ से एक बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपके लिए जो घनत्व को डी या फिर रो, ठीक है बच्चों, डी या फिर रो से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, निरूपित करते हैं। ये बात याद रखिएगा, सूचित करते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट की बात थोड़ी की जाए। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ से आ जाता है आपका कि जो डी की बात आपने करा तो डी बराबर क्या होगा, यानी एम बटा बोलिए कितना, भी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, एम जो होता है ये पिंड का या वस्तु का या कण का क्या बनेगा, द्रव्यमान बन जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए और यहाँ से जो भी है वो क्या बनेगा, यानी कण का आयतन। कण का आयतन आप जानते हो ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी और बात कर लूँ इसी के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा और लिख सकता हूँ एक दो पॉइंट इसी के लिए। क्या होता है कि जो घनत्व है बच्चों, ये थोड़ा देखिएगा, घनत्व का एसआई मात्रक, थोड़ा इसको और जान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। घनत्व का एसआई मात्रक क्या बनेगा, यानी ये बनेगा किलोग्राम। क्या बनेगा, किलोग्राम। अब बट्टा बोल दीजिए क्या बन जाएगा, यानी मीटर का घन, यानी घन मीटर, यानी मीटर का क्यूब बनेगा। या फिर लिख सकते हैं ऊपर केजी, अब बट्टा बोलिए क्या, मीटर का क्यूब। अगर आपका और थोड़ा सा मन केंद्रित हो जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हैं, यानी केजी, अब मीटर का बोलिए m का -3 पावर लिखा जा सकता है। अच्छा आप थोड़ा सा और भी आता है, अगर आप घनत्व के बारे में पढ़े तो, यानी क्या होता है, जल का घनत्व, देखिएगा जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। कितने पे पूछेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। क्या है, ठीक है। चलिए थोड़ा और अगर मन करे लालच तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जो जल का घनत्व है सबसे अधिक कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जल का घनत्व होता कितना है, तो अगर हम जल का घनत्व की बात कर लें तो जल का घनत्व होता है जी 1000, यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या बन जाएगा कितना, इसी को थोड़ा सा अगर और देखा जाए तो या कह सकते हैं, या सेंटीमीटर में लोगे तो कितना बनेगा, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का बोलिए क्यूब। तो ये थोड़ा थोड़ा चीजें हैं जो आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, घनत्व हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट में क्या होता है जरा देखिए, नेक्स्ट बात बनता है क्या कि अच्छा कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जिसका क्या होता है कि घनत्व कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो बर्फ का घनत्व द्रव के रूप में जल के घनत्व से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ क्या, छोटा सा पॉइंट, बर्फ का घनत्व, बर्फ का घनत्व, ठीक है, जल के घनत्व से, जल के घनत्व से, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा से पढ़ना पड़ेगा, जल के घनत्व से क्या होता है, यानी कम होता है। क्लियर हो गया, कम होता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, यानी द्रवणांक, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम बात करें तो गर्म करने पर ठोस पदार्थ एक निश्चित ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता, बस है ना, जिसे आप क्या बोलेंगे, द्रवणांक, ठीक है। अब ठोस पदार्थ की द्रवणांक क्या होता है, प्रकृति पे निर्भर करता है, ये बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सामान्यतः क्या होता है, यहाँ पे लिख दें सामान्यतः,
सामान्यतः ठोस पदार्थ का द्रवणांक, द्रवणांक मतलब समझ रहे हो, पिघलना, द्रवणांक क्या होता है, उच्च होता है। उच्च का मतलब बहुत अधिक होता है, उच्च होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, द्रवणांक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, द्रवणांक की अगर हम बात कर ले बच्चों तो क्या बनेगा, देखिए द्रवणांक को बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग क्या होगा, गर्म करने पर, देखिए जरा, गर्म करने पर, गर्म करने पर जब कोई ठोस, जब कोई ठोस द्रव में, द्रव में परिणत, परिणत यानी बदलना, परिणत हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, यानी द्रवणांक कहते हैं, ठीक है, द्रवणांक कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो द्रवणांक कहते हैं। तो जिस ताप पर, गर्म करने पर जब कोई ठोस द्रव में परिणत हो जाए तो उसे उस ताप का, तो हम यहां लिख देते उसे, उस ताप को क्या बोलेंगे, हम द्रवणांक बोलेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आ जाती है बच्चों कि द्रवणांक की बात कर लिए, है ना। तो यहाँ पर अगला अगर हम पॉइंट की बात अगर करें तो क्या बात बनेगा कि बनावट जो होते हैं ये प्रायः क्या होते हैं, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको 6th नंबर में चाहिए कुछ पॉइंट तो आप कह सकते हो ठोस के कण, ठोस के कण, ठोस के कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति की होती है, याद रहेगा ना। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसका, यानी दूसरे नंबर में अगर बात करें बच्चों तो हम कह सकते हैं इसको द्रव, क्या बोलेंगे, दूसरे नंबर में आता है जी द्रव अवस्था। कौन सी, द्रव अवस्था। चलिए, तो द्रव अवस्था को बोलते हैं जी लिक्विड स्टेट, क्या बोलेंगे इसे, यानी कह सकता हूं मैं लिक्विड स्टेट, याद रहेगा। चलिए, लिक्विड स्टेट में क्या होता है बच्चों, द्रव अवस्था की बात करें तो कहते हैं क्या, सबसे पहले द्रव क्या होता है, यानी द्रव की अगर बात करें तो कह सकते हैं वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसका आकार, जिसका आकार अनिश्चित हो, जिसका आकार क्या हो, अनिश्चित हो, किंतु आयतन निश्चित हो। वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो किंतु आयतन क्या हो, निश्चित हो, क्या कहलाएगा, द्रव कहलाता है, क्या कहलाएगा, यानी द्रव कहलाता है। क्लियर है बच्चों। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर समझा जाए तो हम कह सकते हैं जैसे जल, ठीक है, आप कह सकते हो क्या, तेल, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो क्या है, द्रव है, ठीक है। पिघला हुआ मोमबत्ती, जैसे मैंने कहा घी, ये सब क्या है, ये सब मैंने, और अगर आपको मन करे तो आप यहाँ से ले लीजिए जी पेट्रोल, क्या ले लेंगे, पेट्रोल, ये भी तो क्या है, द्रव है। डीजल, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, यानी ये सब द्रव है। पिघला हुआ मोमबत्ती क्या कहलाएगा, द्रव कहलाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ी सी और बात करते हैं। अच्छा, आपका अगर मन करे तो और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पर होता है इसके गुण की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, यानी द्रव अवस्था के गुण की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रॉपर्टीज की बात अगर की जाए तो क्या बात बनेगा बच्चों, पहला प्रॉपर्टीज आता है
द्रव की आकृति, अच्छा क्या होता है कि द्रव को जिस अवस्था में रखोगे वही आकार ले लेता है। बाल्टी में रखोगे बाल्टी का शेप लेगा, लेकिन उसके आकार आयतन में कोई भी कमी नहीं होती है। ठीक है, तो ये किसी को बताना है आपने कि अगर किसी वस्तु को, द्रव को किसी वस्तु में रखोगे तो उसी वस्तु का रंग रूप ले लेता है। ठीक है, लेकिन आपके मन में एक विचार आएगा, चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, चलिए लिखेंगे द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अगर मैं दूसरा पॉइंट की बात करूं तो कह सकते हैं द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। बहाव की प्रवृत्ति मतलब बहने की प्रवृत्ति होती है। आप पानी को जमा कर पाओगे क्या बिना कंटेनर का? नहीं ना। तो इसमें क्या होती है? बहाव की प्रवृत्ति होती है। बहाव की प्रवृत्ति क्यों होती है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि इसके बीच का आकर्षण बल, क्योंकि इसके बीच का आकर्षण बल, क्योंकि इसके बीच का आकर्षण बल क्या होता है? बोलिए, कमजोर होता है। ठीक है, कमजोर होता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं जी। थर्ड नंबर पॉइंट्स क्या है कि सामान्य भाषा में अगर देखा जाए, सामान्यतः तो द्रव में संपीड़न बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं दे रहा हूं, मैं सामान्यतः द्रव में संपीड़ितता समझा चुके हैं ना, यानी जिस पर बल लगाए हो प्रति एकांक क्षेत्र पे, यानी जिस पर दाब लगाए हो उसके आयतन में कोई कमी ना हो। ठीक है, आयतन परिवर्तन ना हो, उसको संपीड़ितता बोलते हैं। तो द्रव में संपीड़ितता बहुत कम होती है। क्या होगा? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ये बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां से चौथी पॉइंट की बात करूं तो हम कह सकते हैं बच्चों कि द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है। द्रव का घनत्व किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में कम होता है। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट की अगर बात कर लें तो क्या होगा बच्चों? यानी कह सकते हैं द्रव में ठोस की तरह अगर बात करते हैं तो विसरण संभव है। ठीक है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, विसरण का क्या मतलब होता है? यानी गैस निकलने की प्रवृत्ति। ठीक है, यानी चलिए तो जल में घुले ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि वायुमंडल की जितनी भी गैसेज है वो सभी क्या होते हैं? विसरित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा पॉइंट आता है, मैं उस पॉइंट को डील अगर करूं तो क्या बात बनता है, जरा देखिए बच्चों, उस पॉइंट को थोड़ा डील करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। पॉइंट क्या है कि द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वही आकार ले लेता है। द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वही आकार लेता है। ठीक है ना, द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वही आकार ले लेता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आता है क्या, तो कि अगर गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, यही जलीय पौधे और जीव यानी कहते हैं एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस ले पाता है, ये भी कारण है। और द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। तो एक छोटा सा पॉइंट में दे रहा हूं, द्रव अवस्था में विसरण क्या होता है? अधिक होता है। विसरण अधिक होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट की अगर बात करें, क्योंकि कण में गति का द्रव क्या होता है? ज्यादा होता है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, ये तीसरा आता है आपका कौन सा, यानी कहूँ मैं तो इसको बोलता हूँ क्या, यानी गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था का मतलब होता है गैसियस स्टेट, GASEOUS, गैसियस स्टेट। ठीक है, यानी गैस की अवस्था की बात होती है। अगर मैं गैस की अवस्था की बात करूं तो देखो क्या होता है बच्चों कि इसका आकार और आकृति, ठीक है, गैस की आकार और आकृति दोनों क्या होते हैं, इसका आकार और आकृति दोनों क्या हो, अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो। ठीक है, चलिए अगर दूसरी बात करूं तो क्या बात बनेगा, गैसों में संपीड़ितता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, गैसों में संपीड़ितता सबसे अधिक होता है। इसमें गैस में सबसे अधिक होता है, ये बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरी बात अगर की जाए तो तीसरी बात ये आती है बच्चों कि जो गैस है उसका घनत्व तो बहुत कम होता है। गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। गैसों का घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना बच्चों कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम पॉइंट की बात कर लें तो गैस में संघनन की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, बर्फीले जल की अगर बात करें, और कभी कभी क्या होता है कि आपने बर्फीले जल से भरे आपने गिलास की बाहरी सतह को देखा होगा, छोटी छोटी बूंदें आ जाती है। ये बूंदें किस कारण से होती है, ये आती है यानी संघनन। किसके वजह से? संघनन के वजह से। ठीक है, अच्छा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दे देता हूँ संघनन। संघनन क्या होगा बच्चों, अगर हमें संघनन की बात कर दें, संघनन क्या होता है तो किसी गैसीय पदार्थ के द्रव रूप में परिवर्तित होने का, द्रव रूप में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाता है। ये बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या होता है बच्चों कि जो आपने संघनन की बात किया तो यहाँ पर गैसों में विसरण बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, फिफ्थ पॉइंट का, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ मैं गैसों में विसरण बहुत अधिक होता है। ठीक है, गैसों में विसरण क्या होता है, गैसों में विसरण बहुत अधिक होता है। ये बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आपके मन में आता है कि सर विसरण क्या है, विसरण क्या है बच्चों? विसरण होता है, जैसे मान लीजिए कि अब होता क्या है कि हवा के बाहर निकलने की जो क्षमता है, यानी कह सकते हैं गैस का बाहर निकलना। ठीक है, और विसरण की दर गैस की आकृति प्रकृति पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक छोटा सा पॉइंट कि जो विसरण की दर है, विसरण की दर गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ कि गैस किस प्रकार का है, हो सकता है कि गैस का दूसरा कोई हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं वो भी गैस है। हल्की गैस में जैसे बात करें तो हाइड्रोजन है। ठीक है,
भारी गैस की अगर बात की जाए तो भारी गैस में कौन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बन रहा है, CARBON, कार्बन DIOXIDE, इतनी अंग्रेजी चलेगी ना। ठीक है, और यहां से बात करते हैं हल्की गैस। तो हल्की गैस में क्या होता है बच्चों, यानी हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब छोटी सी बात यहां पर आता है क्या, कि थोड़ा दाब को पढ़ लिया जाए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दाब का। तो दाब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रेशर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। याद रहेगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, यानी दाब कहलाता है। क्लियर बच्चों। अच्छा, यहां पर आता है क्या, कि जो बच्चों आपका दाब है वो क्या होगा, यानी दाब को बोल सकते हैं बल, अब बट्टा कह दीजिए क्या, यानी क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब मैं यहां से कहूं क्या, यदि P बराबर क्या है बच्चों, दाब, और F बराबर क्या कहेंगे, आरोपित बल, और A को क्या बोलेंगे, यानी क्षेत्रफल। अब आप ही सोचिए, अगर ये सिंबल आपको पता चल जाए तो यहां से P बराबर क्या बनेगा, F बटा बोलिए A, सूत्र बन गया ना। और यहां से F बराबर क्या बनेगा, P या इंटू कह दीजिए कितना, A बन जाएगा, बनेगा। तो यहां से छोटा सा पॉइंट आता है कि जो दाब है, दाब का SI मात्रक क्या बनता है, यानी दाब का जो SI मात्रक बनेगा ये बन जाता है बच्चों पास्कल। ठीक है, अब आपके मन में होता है क्या सर, पास्कल किसके करीब हो जाएगा, तो 1 पास्कल जो होगा ये बनेगा कितना, 1 न्यूटन, अब बटा बोल दीजिए 1 मीटर का स्क्वायर, फिर इसी को लिखते हैं 1 न्यूटन, अब प्रति बोलिए मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, जो आपका मन करता है। ठीक है, अच्छा, पास्कल को हम लोग PA से भी डिनोट करते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर एक छोटी सी बात आता है, क्या है बच्चों, वायुमंडलीय दाब। क्या आएगा, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब को बोलते हैं अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ATMOSPHERIC, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायुमंडल के द्वारा उत्पन्न दाब। ठीक है, क्या लिखेंगे, वायुमंडल के कारण। ठीक है, यानी उत्पन्न दाब, उत्पन्न दाब क्या कहलाएगा, यानी कह सकते हैं इसको वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। याद रहेगा क्या, ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर क्या बात बनेगा कि एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, एक वायुमंडलीय दाब। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब का मतलब होगा 1 ATM, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है कितना, अगर आप इसको देखें तो सीधा सीधा आप कह दीजिए 1.1.01 और 10⁵ क्या, पास्कल। याद रहेगा, ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है, 10⁵ कितना, 5 पास्कल। ये तो बात थी जी छोटे मोटे। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात कर लें थोड़ा सा और, वो क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। अच्छा, वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर का गैस का आवरण जो घिरा होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा पॉइंट और बन जाता है बच्चों, ये पॉइंट क्या बनता है, जरा फोकस कर लीजिए। आपका पॉइंट बन जाता है, पॉइंट क्या बनेगा कि गैस का निश्चित आकार आयतन तो नहीं होता है, आप जानते हैं, है ना। तो अब यहां पर आता क्या है कि जो पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो हम यहां कह सकते हैं
कि प्लाज्मा, क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा को कहते हैं बच्चों PLASMA, इसको बोल सकते हैं प्लाज्मा। तो कह सकते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होगा, प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आता है कि प्लाज्मा आयन, ये सब ना कुछ चीजें ऐसी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। प्लाज्मा के जो कण होते हैं, मैं छोटा पॉइंट कर देता हूं मैं, प्लाज्मा का कण, ठीक है, प्लाज्मा का कण क्या होगा, देखिए जो प्लाज्मा का कण होता है वो अत्यधिक, अत्यधिक का मतलब होता है अधिक ऊर्जावान होता है, ऊर्जावान होता है। तो इस सब का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें एक विशेष रंग की चमक होती है, किसमें, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगर और भी कहा जाए तो क्या होता है कि ब्रह्मांड का लगभग 99%, किसका, क्या, ब्रह्मांड का। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डील कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, ब्रह्मांड, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं भाई, ब्रह्मांड का 99%, कितना, 99, थोड़ा और बढ़िया से लिखो क्या, 99 को, चलिए बहुत बढ़िया, 99 को लिखते हैं जी, ठीक है। तो ब्रह्मांड का कितने, 99% से अधिक पदार्थ, से अधिक पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में है, ठीक है। ये बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर छोटी छोटी बातें भी आ जाती है, छोटी छोटी बातें क्या होती है बच्चों कि बल्ब में कौन सा, बल्ब में, ठीक है, यानी कौन सा गैस, हीलियम और नियोन गैस, ठीक है, हीलियम, हीलियम एवं नियोन गैस, ठीक है, भरी होती है। राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत है, जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, भरी होती है, ठीक है। तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसमें भी, ठीक है, और नियोन बल्ब में भी, ठीक है। तो ये सब ज्यादा ट्यूबलाइट में भी क्या होता है ये। अब नेक्स्ट की अगर बात की जाए बच्चों तो आता है बोर, सीधा सीधा कहिए ना BEC, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है, BEC, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या कि ये सत्येंद्र नाथ बोस ने किसके द्वारा दिया गया था, यानी सत्येंद्र, किसके द्वारा, सत्येंद्र, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। और कौन, एवं अल्बर्ट, कौन कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, याद रहेगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा भविष्य का ये भविष्यवाणी की गई थी कि जितने भी है कि निम्न ताप पर कुछ पदार्थ हैं गैसीय परमाणु संघनित होकर एक हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना आपने अभी जानकारी